हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आज हम लोग आपके सामने आ चुके हैं। 23 फरवरी 2025 को प्रतिज्ञा का पार्ट 2 टेस्ट हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट टेस्ट 2 हुआ है और उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हूं बच्चों। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, है ना, क्या क्या सिलेबस आया था टेस्ट में। टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ये वो चैप्टर्स थे जो इस टेस्ट में पूछे गए थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा, वहां से पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करके भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, दो आवेश जो एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल 5 न्यूटन है। यदि प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश की ओर 0.01 मीटर खिसक जाए तो अब इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस है जिनकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 0.06 मीटर। 0.06 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ईच चार्ज एंड 5 न्यूटन इन दोनों के बीच में फोर्स है। तो 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे 5 न्यूटन का फोर्स है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 0.06 स्क्वायर, मीटर में है वैल्यू। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 न्यूटन। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 0.06 स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ द चार्जेस मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.1 मीटर, मतलब दोनों चार्जेस को 0.1 मीटर हमें शिफ्ट करना है। तो इस चार्ज को भी 0.1 मीटर से आगे शिफ्ट करते हैं और इस चार्ज को भी 0.1 मीटर से आगे शिफ्ट करते हैं। तो जब हम इन दोनों चार्जेस को 0.1 मीटर से आगे शिफ्ट कर देंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0.04 मीटर रह जाएगी। अब जो डिस्टेंस होगी वो 0.04 मीटर रह जाएगी। तो अब कितना फोर्स लगेगा, तो अब फोर्स की वैल्यू को एफ डैश बोल देते हैं और एफ डैश इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगाते हैं। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अब 0.04 हो चुकी है। ठीक है, अब क्या ऐसा कर सकते हैं हम, के Q1 Q2 की वैल्यू यहां से देख ले। तो यहां से के Q1 Q2 की वैल्यू हमें मिलेगी 5 इंटू 0.06 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देता हूं मैं, 2 से कैंसिल कर देता हूं, 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 9 5 आर 45, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए इसको। 45/4 अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका 11.25 न्यूटन यहां से करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एफ, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू। ठीक है, दो सिमिलर स्फीयर है, दो सिमिलर स्फीयर है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एफ। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और एक दूसरे पर एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए जब ये एक दूसरे पर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो एफ की वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम, के फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If in the middle of two spheres another similar sphere having plus q by 2 charge is kept, then experience a force in magnitude and direction s। ठीक है, हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। दो समान गोले, ये रहे दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, ये रहा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, कुछ दूरी पर रखे हैं, मैंने इसको आर पे रख दिया, उनके बीच एफ बल कार्य करता है। ठीक है भैया, एफ बल कार्य कर रहा है, एफ की वैल्यू भी लिखनी है यहां पर। अगर दोनों गोलों के बीच एक समान q बाई टू, एक समान q बाई टू आवेश का गोला रख दिया जाए, तो यहां पर अपन एक स्फीयर रख देते हैं यहां पर, है ना, बिल्कुल सेंटर में, जिस पर चार्ज कितना है q बाई टू, इस पर चार्ज है q बाई टू आवेश का गोला रख दिया जाए तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान वह दिशा होगी। ठीक है, तो इस स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब हमें इस फोर्स से अभी एफ की वैल्यू चाहिए और इस
चार्ज पर फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, क्या नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या इस पर दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जो भी नेट आएगा इन दोनों के सम से आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस मैंने आर ली है तो ये वाली डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। ठीक, तो बताओ प्लस क्यू इस q/2 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको एफ डैश बोल देता हूं और ये एफ डैश होगा के क्यू q/2 डिवाइडेड बाय r/2 स्क्वायर, मतलब r²/4। r/2 स्क्वायर करूंगा तो r²/4 मिलेगा मुझे। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 ऊपर ले जाते हैं तो ये मिल जाएगा 2kq² बाय आर स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगी 2kq² बाय आर स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव इस q/2 पे लगा रहा है। क्या नेगेटिव भी इस q/2 पे इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है। फोर्स डिस्टेंस और चार्ज पे तो डिपेंड करता है, इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस भी सेम है और फोर्स की वैल्यू भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल इक्वल फोर्स लगाएंगे, तो जो टोटल फोर्स होगा वो इस फोर्स का डबल हो जाएगा। इसका डबल हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 4kq² बाय आर स्क्वायर, 4kq² बाय आर स्क्वायर। लेकिन आंसर जो चाहिए इसे एफ की टर्म में चाहिए, तो यहां से देखो kq² बाय आर स्क्वायर को एफ लिख सकते हैं इनिशियल वाला। तो अगर इस kq²/r² को मैं f लिख दूं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4f। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4f, और ये फोर्स क्योंकि माइनस इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस क्यू की साइड होगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 4f टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज कर, यस 4f माइनस क्यू आवेश की तरफ, एक 4f यहां भी दिख रहा है प्लस क्यू आवेश की तरफ, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका 4f माइनस क्यू आवेश की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। There is a uniform field E in x direction if the work done on moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meter। तो चार्ज की वैल्यू है 0.2 कूलम और डिस्टेंस जितना इसे मूव किया है वो है 2 मीटर along a line making an angle 60 डिग्री with the x axis। मतलब x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन पर इसे मूव किया गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई इज ओके। समरूप विद्युत क्षेत्र ई एक्स की दिशा में है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स की डायरेक्शन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि 0.2 कूलम के आवेश को, यहां पर एक 0.2 कूलम रख देता हूं मैं, 0.2 कूलम के आवेश को एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा पर 2 मीटर तक चलाए, इसको यहां से यहां तक चला लो 2 मीटर। ठीक, तो कार्य का मान 4 जूल है, तो वर्क की वैल्यू 4 जूल गिवन है, ई का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, एफ डी कॉस थीटा। थीटा एंगल पर चला है तो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या एफ डी कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल होता है। ये लो भैया, वर्क फोर्स को लिख सकता हूँ क्या मैं, क्यू ई डी कॉस थीटा। ठीक है भाई साहब, वर्क की वैल्यू तो शायद गिवन है हमारे पास, है ना। वर्क की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, वर्क की वैल्यू गिवन है 4 जूल, है ना। कार्य दिया हुआ है 4, चार्ज की वैल्यू गिवन है 0.2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यही तो हमसे पूछा है। तो ई और कितना चलाया इसको 2 मीटर, 2 और कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2, थीटा 60 डिग्री गिवन है तो कॉस 60 1/2। ठीक, इस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा लो 2, तो ई की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 20 न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इजी क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बाय V इक्वल टू, लिख लेता हूं इसको, क्या बोल रहा है ये, V इक्वल टू 5x² प्लस 10x माइनस 9 वोल्ट है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मीटर पर इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है। विद्युत विभव एवं दूरी के बीच संबंध को निम्न रूप में दर्शाया गया है। x इक्वल टू 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है भैया, चलो सॉल्व करते हैं। क्या पता है सबको, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होता है बच्चों, होता है ये। तो E इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू आपने 5x² प्लस 10x माइनस 9 रख दी। ठीक है, ये रख दी हमने v की वैल्यू। चलो, तो माइनस साइन तो बाहर चल ही रहा है, माइनस साइन तो बाहर चल रहा है, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10x और प्लस 10 और माइनस 9 का हो जाएगा 0। अब ये हमें मिल गई इंटेंसिटी की वैल्यू, लेकिन ये x के साथ मिली।
क्वेश्चन बोल रहा है x इक्वल टू 1 पे बताओ, तो जहां x है वहां रख दो x इक्वल टू 1, तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 10 प्लस 10, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी -20। ठीक, तो -20 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। ठीक है, point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on x axis, point x equal to 0, a and 2 है respectively, then equilibrium बताना है। बिंदु आवेश प्लस 4q माइनस q प्लस 4q x अक्ष के बिंदु इस पर रखे हैं, तो संतुलन में है नहीं है, क्या है बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। तो x एक्सिस पर यहाँ पे रखा हुआ है 4q, फिर रखा है माइनस q, फिर रखा है एक 4q। इसका कोऑर्डिनेट a है, इसका 2 है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली a है और ये वाली डिस्टेंस 2 है। अब इस माइनस क्यू को जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल भी है। लेकिन ये 4q को जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये भी उतना ही रिपेल करे तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दूर शिफ्ट करने पर इन दोनों के फोर्सेस अलग अलग तरह से वेरी करेंगे, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं आएगा, मतलब होगा तो अनस्टेबल। लेकिन इक्विलिब्रियम है या नहीं चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, माइनस क्यू का अट्रैक्शन और 4q का रिपल्शन अगर इक्वल आ गया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चलो माइनस क्यू का इस पर अट्रैक्शन चेक करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू में लिखता हूं k 4q इंटू क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक, अब 4q का इस पे अट्रैक्शन लिखते हैं, इसको मैं f डैश बोल देता हूं, तो k 4q इंटू 4q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 2 है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एक 4 कैंसिल कर दो, तो क्या ये दोनों वैल्यूज k 4q स्क्वायर बाय a स्क्वायर और ये भी मिला हमें k 4q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, मतलब दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल आ चुके हैं, डायरेक्शन में अपोजिट भी है, इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन फोर्सेस एक जैसा वेरी नहीं करेंगे, इसलिए अस्थायी संतुलन है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू कंडेंसर C1 एंड C2, ये रहा भाई साहब C1 और ये रहा C2, इन अ सर्किट आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल ऑफ A इज V1, ठीक है, एंड दैट ऑफ B इज V2, यहां पर V2 है, द पोटेंशियल ऑफ D विल बी, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है। एक परिपथ में दो संधारित्र C1 C2 को निम्न परिपथ के अनुसार जोड़ा गया है, बिंदु A का विभव V1, B का V2 है, तो D का विभव क्या हो, D का विभव पूछ लिया, पोटेंशियल है D पूछा है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है या पैरेलल दिख रहा है, सबसे पहले ये देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, सोचो, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्या ये श्रेणी क्रम संयोजन दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चार्ज कांस्टेंट होता है, तो जितना चार्ज इस पर होगा क्या इस पर भी उतना ही चार्ज होगा, ठीक है भैया। और चार्ज को लिख सकते हैं क्या CV, है ना, Q इक्वल टू CV, या C इक्वल टू Q बाय V से Q इक्वल टू CV लिखा जा सकता है, तो Q इक्वल टू होगा CV, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V, V1 माइनस V इक्वल टू चार्ज ऑन C2, इस पे भी चार्ज होगा CV, तो कैपेसिटी कितनी है C2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस V2, V माइनस V2, ठीक, तो C1V1 माइनस C1V इक्वल टू C2V माइनस C2V2, माइनस C2V2 को इधर ले आओ, C1V1 प्लस C2V2 मिल जाएगा, और C1 प्लस C2 इस तरफ और V कॉमन, तो V की वैल्यू मिल जाएगी भाई साहब C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, सो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज्ड इन any of the three situations shown in the figure, the mutual inductance are Ma, Mb and Mc respectively, then दो वृत्तीय कुंडलियां चित्रानुसार तीन स्थितियों में से किसी स्थिति में रखी जाती है, इसके अन्योन्य क्रमशः प्रेरकत्व इतने 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 हैं, तो इनमें रिलेशन बताना है कि किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, जो भी इससे फील्ड लाइंस निकलेगी, क्या वो मैक्सिमम फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल से होकर जाएगा, क्या इस केस में भी उतना ही फ्लक्स जाएगा या फ्लक्स की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी,
फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल आ चुका है। पहले एरिया वेक्टर और फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, और यहाँ पर जो फील्ड लाइन जाएगी उसमें से कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस से होकर नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो चुका है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स यहाँ पर लिंक्ड होगा, उससे कम इसमें, और सबसे कम इसमें। इवन इसमें तो जीरो ही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा ए में, फिर बी में, और फिर सी में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए में सबसे ज्यादा, बी में कम, और सी में सबसे कम। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा इसमें होगा जिसमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक, तो क्योंकि इन्हें प्रॉपरली कपल्ड किया गया है, इसलिए इसमें ज्यादा इंडक्शन होगा, इसमें कम होगा, और इसमें होगा ही नहीं। ऐसा बोल सकते हैं सबसे कम। ठीक है, करेक्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्लेट्स ए बी सी ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ सेपरेशन है 3 mm का, 3 मिलीमीटर का सेपरेशन है बिटवीन ए एंड बी, एंड बिटवीन बी एंड सी इज आल्सो 3 mm बिटवीन बी एंड सी। द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुली चार्ज। ठीक है, जब प्लेट्स पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी तो एनर्जी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है भाई साहब, एनर्जी बता देते हैं। 3 प्लेटों ए बी सी, प्रत्येक का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मैं लिख देता हूँ 50, सेंटी की वैल्यू लिख देता हूँ 10 टू द पावर -2 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया। mm को भी आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इसको मीटर में बदल देते हैं। अब हमें एनर्जी चाहिए, प्लेटों को पूरी तरह आवेशित किया जाए, संचित ऊर्जा होगी। ठीक, ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ एक्स, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ वाई। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, ये भी y हो जाएगा। तो x और y के बीच में, कॉम्बिनेशन है। ये प्लेट y से कनेक्ट है और ये x से कनेक्ट है, तो एक y और एक x से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ये प्लेट x से और ये वाली y से कनेक्ट है, एक x से और एक y से। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन दो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इन दोनों के बीच में जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ध्यान से देखो, अगर इसकी कैपेसिटी C है और इसकी C है, तो पैरेलल में क्या सम हो जाएगा? तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2C मिल जाएगी बच्चों में? 2C मिल जाएगी। और क्या C की वैल्यू को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी में हमने समझा था इसे। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 2, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, एरिया की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय सेपरेशन दैट इज 3 mm, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इस तरह से तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि एनर्जी बताओ भाई साहब। तो एनर्जी बता देते हैं भैया, ये लो, एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ सी इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली यहां से पुट करेंगे। ठीक, इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 50 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर, और वी है 12 वोल्ट, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। ठीक है, तो जो इजी कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है पावर के, वो कर लो, और इसे पूरा सॉल्व करने पर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जरूर, लेकिन सॉल्व करने पर आपको 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल की एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्व प्रेरकत्व की विमाएं हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की विमाएं पूछ रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा ना, E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी बच्चों, है ना। E क्या है यहाँ पर? ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। इसको लिख सकते हैं क्या? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो इसको लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि हम डायमेंशन देख रहे हैं तो माइनस माइनस का तो कोई रोल नहीं है। वर्क की डायमेंशन लिख देता हूँ मैं एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। चार्ज की डायमेंशन लिख देता हूँ एटी इक्वल टू एल की डायमेंशन चाहिए करंट के लिए ए और टाइम के लिए टी। तो एक टी से टी तो कैंसिल कर दो, ये ए नीचे आके इसके पास चला जाएगा, तो एल इक्वल टू आपको मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -2। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं।
कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स दिए हैं 500 लूप्स गिवन है, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर, लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है ना, क्योंकि फील्ड के नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 हो गया। ये स्क्वायर लूप है और ये फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, एरिया फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, which increases at rate 1 टेस्ला, मतलब dB by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला पर सेकंड, dB by dt है ना, ये गिवन। इंड्यूस ईएमएफ इन वोल्टेज, एक कुंडली जिसमें 500 वर्गाकार घेरे की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है जो 1 टेस्ला पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो प्रेरित ईएमएफ होगा। ठीक है भैया, ई पूछा है, फेराडे दादा हमको बता के गए E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा कॉस 0 1। ठीक, तो देखो ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, बचेगा डीबी बाई डी टी। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ईएमएफ पूछा गया है, तो एरिया की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, एरिया की वैल्यू, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी कर दो क्योंकि एन टर्न्स भी दिए हुए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, एरिया की वैल्यू, हमें लेंथ गिवन है, स्क्वायर है तो लेंथ गिवन है, स्क्वायर की लेंथ गिवन है, लेंथ है 10, तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, और इसको मीटर में बदल लो तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गई एरिया की वैल्यू। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, और साथ में क्या है डीबी बाई डी, और डीबी बाई डी तो 1 दिया है टेस्ला। ठीक, तो ये 1 कर देता हूं मैं, तो 1 2 3 4 और ये -4 कैंसल, तो आंसर आ गया आपका 5, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये तो मुझे इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, लेंस का नियम संरक्षण का नियम है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, क्योंकि जितना वर्क हम करते हैं, जितनी मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। ठीक, तो लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक वलय जिसकी त्रिज्या r है को q आवेश देकर एक समान आवेशित किया जाता है, वलय जिसकी त्रिज्या r है इसको q आवेश देकर, यदि वलय को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए तो वलय पर चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। रिंग ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ चार्ज q चार्ज दे दिया, रिंग है, r रेडियस है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग विल बी, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, करंट को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक, t की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो q बाय 2 पाई बाय ओमेगा, और एरिया को लिख देंगे इसके पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर और एक पाई कैंसिल कर दो तो हमें मिलेगा q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, तो q ओमेगा आर स्क्वायर, q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, करेक्ट, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 बोल रहा है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल एक समान श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, R1 की वैल्यू ज्यादा है R2 से, संयोजन को बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ने पर प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य हो जाता है, इस स्थिति में R का मान होगा। ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है टू सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ, दो सेल है जिनके ईएमएफ इक्वल है, सेल बना लेता हूँ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, जिनके ईएमएफ इक्वल है, तो इसका ईएमएफ भी ई है और इसका ईएमएफ भी ई है। ठीक है, having internal resistance R1 and R2, इसका internal resistance R1 है, इसका R2 है, are connected in series, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, on connected this combination to an external resistance R, जब हम इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट करते हैं, it is observed that the potential difference across the first cell becomes zero, तो फर्स्ट सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है ना, मतलब यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है।
द वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, है ना, इस आर की वैल्यू पूछिए। तो पहले अपन पूरे सर्किट की बात करते हैं, सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए। तो करंट फ्लो होगा बच्चों टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ है ई प्लस ई, सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाएगा, सीरीज में जब सेल कनेक्ट होते हैं तो ईएमएफ ऐड हो जाता है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया ई प्लस ई 2ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब तीनों सीरीज में दिख रहे हैं तो R1 R2 और R का सम, तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब सिर्फ इस सेक्शन को देखो, इस सेक्शन को मैं यहां बनाता हूं, ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ जीरो हो गया है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। अब अगर ईएमएफ जीरो हो गया है तो बताओ यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर मैं एक लूप लॉ लगा दूं और इसे सॉल्व करें तो आर और आर में रिलेशन मिल सकता है, ठीक, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है इसने। चलो तो यहाँ से चलते हैं, रास्ते में हमें मिला इस पॉइंट का ईएमएफ मैं लिख देता हूँ ई, क्योंकि ये ई है तो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक, इस पॉइंट पर हमें ईएमएफ क्या मिला ई। फिर आगे चले तो इसका ईएमएफ क्या होगा, करंट चलता है प्लस से माइनस, इसका ईएमएफ होगा माइनस आई आर वन, फिर हमें मिला माइनस आई आर वन और इक्वल टू यहाँ पर मिल गया जीरो, क्योंकि दोनों के अक्रॉस जो ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चुका है, ठीक, ई में से कुछ माइनस हुआ है इसलिए दोनों का जो नेट है वो कितना हो चुका है जीरो। तो ई माइनस आई आर वन, आई की वैल्यू है आपकी 2e R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू जीरो। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो हमें मिलेगा ई R1 प्लस ई R2 प्लस ई कैपिटल R माइनस 2e R1 इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर को मैं ले गया पूरा जीरो में, ठीक, डिनोमिनेटर चला गया जीरो में। अब यहां पर देखो कोई ऐसी टर्म है क्या जो कैंसिल हो रही है, ठीक है, ई कॉमन लेके जीरो में पहुंचा दिया, ई भी चला गया। अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास बचा माइनस 2R1 और प्लस R1, तो हमें मिला R2 बचा प्लस कैपिटल R, R1 माइनस 2R1 से बचा माइनस R1 इक्वल टू जीरो, ठीक, तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी R1 और ये इधर आएगा माइनस R2, कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2, ठीक है। तो इस तरह से R1 माइनस R2 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है, ऑन द magnetic induction on the axis of straight long current carrying solenoid at point on the end, मतलब एंड पर एंड एट द सेंटर और सेंटर पर इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। एक सीधी लंबी धारावाही परिधि लिखा है कि एक सिरे पर व केंद्र पर, सिरे पर और केंद्र पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय प्रेरण का अनुपात होगा। तो एंड पे इंटेंसिटी होती है बच्चों हाफ म्यू नॉट एन आई और सेंटर पर इंटेंसिटी होती है बच्चों म्यू नॉट एन आई, ये टर्म कैंसल, तो रेशियो 1:2 आ जाएगा, ठीक, तो 1:2 मतलब सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L, ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 200। ये बोल रहा है कि एक LR सर्किट है, LR इस तरह से LR सर्किट है, ठीक है, इस LR सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट, है ना, इसे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा गया है। देन द अप्लाइड वोल्टेजेस, तो इस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। एल तथा आर के श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती विभव जोड़ा गया है, यदि प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर 200 है, प्रेरकत्व एल के सिरों पर विभवांतर 150 है, तो परिपथ पर लगाए गए वोल्टेज का मान होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर आप सीधे सम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एल और आर के जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते, ठीक, सेम डायरेक्शन में नहीं होते, एक वेव इक्वेशन से, वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो कि एलआर सर्किट का जो डायग्राम है वो करंट के साथ कैसे चलता है, रेजिस्टेंस का जो करंट है, रेजिस्टेंस का ईएमएफ तो करंट के साथ साथ होता है, लेकिन इंडक्टर का ईएमएफ 90 डिग्री पे लीड करता है, और इसकी वैल्यू गिवन है 150, ये 150 गिवन है, और आर की वैल्यू गिवन है आपकी 200,
तो जो नेट ईएमएफ होगा, नेट वोल्टेज, वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 200, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 जीरो से 4 जीरो बना दो, 15 का हो जाएगा 225, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 4 और ये हो जाएगा 625, 625 है ना, और 2 जीरो, तो 625 से आपको मिल जाएगा 250 वोल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250 वोल्ट। बच्चा इसमें गलती क्या करता है? बच्चा गलती करता है इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देता है। वो बोलता है अच्छा 200 प्लस 150 350 आ रहा है। 350 भी उसको पहले ऑप्शन में दिख जाता है, वो 350 टिक करते हैं, उसको -1 मिल रहा है। ये दोनों डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं हुए? क्योंकि दोनों सेम नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस होता, ये भी रेजिस्टेंस होता, तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करना था। ये इंडक्टर होता, ये भी इंडक्टर होता, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, क्योंकि सेम फेज में ईएमएफ होता। लेकिन यहाँ पर जो ईएमएफ है उन दोनों के बीच में 90 का फेज डिफरेंस है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, वेक्टर की मेथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर A, B and C are carrying current as shown in the figure. The resultant force on B is directed. ठीक है, B पर नेट फोर्स पूछ रहा है। चित्रानुसार 3 लंबे धारावाही तार A, B, C प्रदर्शित है, B पर परिणामी बल की दिशा होगी। तो B पे नेट फोर्स पूछ रहा है। एक बात बताओ बच्चों, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है, करंट जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में होता है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो रिपेल करते हैं। ठीक, तो ये तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, 3 एम्पियर का, ये तो अपोजिट है, अपोजिट है तो ये इसको रिपेल करेगा। हमने इसी तरह से इसको याद किया था कि जैसा चार्जेस में होता है उसका उल्टा होता है, सेम सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बट सेम डायरेक्शंस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर। ठीक, करंट की डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो रिपल्शन होगा। तो 3 क्या करेगा, इसको रिपेल, 3 करेगा रिपेल। और ये जो 1 एम्पियर है, इसको मैं पिंक से बना देता हूं, 1 एम्पियर भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब एक बात बताओ, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाय R, 2 I1 I2 बाय R, है ना, ये फोर्स की वैल्यू होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, लेकिन I1 I2 का प्रोडक्ट 3 into 2 के लिए बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, मतलब नेट एफ नेट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, एफ नेट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए है क्या, हाँ, टूवर्ड्स ए की ओर, सी की ओर, ये तो गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ए की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 0 रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, द ईएमएफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज लीड द करंट बाय। अगर इसमें हम एक अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं तो वो कितने से लीड करेगा, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है बच्चों। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का ग्राफ ये रहा, इसमें जो ईएमएफ है वो करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। तो इसका आंसर होगा π/2 या फिर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री गिवन है। ठीक, सीधा क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। अपने इंडक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है, अ फ्री चार्ज पार्टिकल इज मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, द पार्टिकल में अंडरगो अ चेंज इन। ठीक है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो निम्न में से कौन सी राशि में परिवर्तन हो सकता है। ये रहा चार्ज भैया, जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई मूविंग चार्ज जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बोलता है ये पट्ट से क्यू भी साइन थीटा, पट्ट से क्यू भी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं है कि कोई चार्ज आ जाए, और अगर कोई चार्ज आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगाता है फोर्स। कैसे लगाता है, पट्ट से क्यू भी साइन थीटा। और ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर लिया मैंने तो फोर्स अपवर्ड, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो स्पीड चेंज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, दिशा बदल सकती है। स्पीड चेंज नहीं होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकती है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इन एलसीआर सर्किट L equal to 0.8 हेनरी,
C equal to 0.5 microfarad, R equal to 100 ohm in series. The resonance angular frequency in per second is the angular resonance frequency पूछ रही है। एक एलसीआर परिपथ में ये सारी वैल्यूज दी हुई है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रति सेकंड में अनुनादी कोणीय, अच्छा अनुनादी कोणीय आवृत्ति है तो ओमेगा पूछ रहा है भैया। ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है 1/√LC, सिंपल। अनुनादी कोणीय आवृत्ति तो हमें एल और सी की जरूरत है, तो रूट ओवर एल की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 0.5 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 2 और ये हो गया 4, 4 बाहर आके हो गया 2, इसको लिख दो -3 का स्क्वायर, है ना, -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 को लिख दो 0.5, 0.5 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो 500 के आंसर में दिया हुआ, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, चलो 20 पर आ जाते हैं। In a series LCR circuit, resistance R equal to 10 ohm and the impedance equal to 20 ohm. The phase difference between the current and the voltages. ठीक है, क्या LCR सर्किट की बात हो रही है? देखो लिखा है एक LCR श्रेणीक्रम परिपथ में प्रतिरोध इतना, प्रतिबाधा इतनी दी हुई है, तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इम्पीडेंस में Z इधर, R इधर और L इधर आता है, XL, ठीक। और धारा और वोल्टेज है ना, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस ये पूछा है, तो क्या यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लें और यहाँ पे लगा दें cos फाई। cos फाई होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो जाएगा R बाय जी। R कितना गिवन है हमें 10 ओम और Z कितना गिवन है 20, तो हो जाएगा 1/2। तो cos फाई इक्वल टू 1/2 को लिख दो cos 60 डिग्री, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक। तो ये जो 60 डिग्री है C, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है कि आई की वैल्यू पता करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू पता कर, और आई यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, ये रहा, इस आई की वैल्यू पता करनी है। अब आई पता करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 3 और 3 का पैरेलल हो जाएगा आपका 1.5 और 1.5 का सीरीज हो जाएगा 3, ठीक। 6 और 3 का हो जाएगा पैरेलल, दैट इज 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 18/9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, ठीक। 2 ओम ये हो गया और 2 ओम इसके साथ यहाँ सीरीज में भी लगा हुआ है, ये रहा, तो 2 + 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 ओम। तो करंट हो जाएगा टोटल ईएमएफ 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। करंट आ गया 1 एम्पियर, मतलब यहां से 1 एम्पियर का करंट चला, ठीक है, यहां से 1 एम्पियर का करंट चला इस तरह से, और ये चल के यहाँ और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो पहले इसका डिवीजन कर लेते हैं, तो इधर जा रहा है करंट 6 एम्पियर में, सॉरी 6 वोल्ट, सॉरी 6 ओम में, और यहाँ पर जा रहा है 1.5 मतलब 3 में। इन दोनों का सम करके डिवाइड करते हैं, ज्यादा आसान होगा। 1 एम्पियर का करंट गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 एंड I2। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, I1 is to I2 इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया, R की वैल्यू 6, 1/6 is to 1/3। इसको ऐसा लिख लो, I1 is to I2 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इसका न्यूमरेटर 1 हो गया, इसका 2 हो गया। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए ये किया जाता है, डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर देखें ध्यान से, तो I1 is to I2 इक्वल टू 1:2, मतलब तीन पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है, 2 + 1 3, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक हिस्सा इधर गया, दो हिस्से इधर गए। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट कितना था बच्चों 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के कितने हिस्से हुए 3, उसमें से एक गया I1 में, मतलब 1/3, और I2 की वैल्यू टोटल करंट के 3 हिस्से और उसमें से 2 हिस्से गए I2 में, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3, ठीक, 2/3, मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगा वो होगा 2/3। लेकिन ये जो 2/3 यहाँ पर आया है, कलर चेंज करके लिखना चाहिए इसको, 2/3 जो यहाँ पर आया है, ये फिर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक। तो इस 2/3 के अगर हम दो हिस्से करें तो 1/3 1/3 ऐसे टू पार्ट्स बन जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 1/3, दैट इज 0.33 एम्पियर, क्योंकि हमसे ये वाला करंट पूछा था, तो 0.33 एम्पियर, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये बोल रहा है 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विथ चार्जेस 2q एंड -q, एक पर 2q चार्ज है, एक पर -q चार्ज है, ठीक।
2q एंड माइनस q आर सेपरेटेड सम डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, एंड एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं, तो k 2q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगा रहे हैं. दे आर ज्वाइंड बाय कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव्ड, द फोर्स बिटवीन बॉल्स विल बी. ठीक, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन समझ लेते हैं. दो सर्वसम धात्वी गेंदों पर आवेश 2q और -q है, उनके मध्य कुछ दूरी है, ठीक है, ये दूरी है दोनों के बीच में, एक दूसरे पर F बल आरोपित कर रहे हैं, न्यूटन का नियम लगा दिया भैया, है ना, F बल की वैल्यू भी पता कर ली. इनको एक चालक तार से जोड़ दें तथा फिर अलग कर दें तो अब गेंदों के मध्य बल होगा. तो देखो इस पे चार्ज था 2q और इस पे था -q. हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया. कनेक्ट करने से क्या होगा, जो भी टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इन दोनों का सम, टोटल चार्ज हो गया q, इस q का आधा आधा, क्योंकि दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, इसलिए टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों पर चला जाएगा. तो इस q का हाफ हो जाएगा q/2, इस q का हाफ हो जाएगा q/2. ये q/2 दोनों बॉल्स पर चार्ज चला जाएगा. तो इसका मतलब है कि अब पहली बॉल पर चार्ज q/2 है, दूसरी बॉल पर भी चार्ज q/2 है, डिस्टेंस वही है जो पहले थी. अब ये नया फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, तो उस नए फोर्स की वैल्यू बोल दो F डैश, ये हो जाएगा आपका k q/2 q स्क्वायर बाय 4 r स्क्वायर. ठीक, अब ऑप्शंस जो है वो पहले वाले फोर्स की इसकी टर्म में लिखे हुए हैं, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ से k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू पता कर लेता हूँ. इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी F/2. ठीक, इसकी जगह मैं रख देता हूँ F/2, 4 यहाँ पहले से ही है, 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों F/8. ठीक, इसका सही जवाब होगा F/8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. A point charge Q is placed at origin if electric field at A and B is E1 and E2, then, ठीक है, यहां पर एक Q चार्ज रखा है, A पर इंटेंसिटी की वैल्यू E1 है, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, B पर इंटेंसिटी E2 है, पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी. तो E1 माइनस E2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है. अब सबसे पहले अगर हम E की वैल्यू लिखना चाहें तो E को लिख सकते हैं बच्चों k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ रहे हैं. और E2 की वैल्यू लिखना चाहें तो E2 की वैल्यू भी हमें मिलेगी k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ठीक, क्योंकि ये भी चार्ज q है और डिस्टेंस r है. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, सब्ट्रैक्शन हमें वेक्टर से करना पड़ेगा. ठीक, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 कॉस थीटा. थीटा 90 है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो हमें मिलेगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. और क्योंकि E1 E2 इक्वल दिखाई दे रहे हैं, E1 E2 इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन दोनों को एक काम करता हूँ, E डैश नाम दे देता हूँ. तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर मतलब 2E डैश स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E डैश रूट 2, और E डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर रूट 2. सो k q स्क्वायर बाय k q स्क्वायर रूट 2 बाय r स्क्वायर, इस तरह से हमें आंसर मिलेगा. लेकिन कहीं पर भी हमें ऑप्शन में k दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि हम k की वैल्यू भी पुट करें. ठीक है भाई साहब, k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. तो k की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, q स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक, 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर रूट 2 बाय r स्क्वायर. रूट 2 से 2 कैंसिल कर दो रूट 2 टाइम्स, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा q स्क्वायर, रूट 2 कैंसिल हो चुका है, तो 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर q. ऑप्शन सी मैच कर गया. ठीक, 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और वो इसी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है. देखो यहाँ पर रूट 2 नहीं है और यहाँ पर भी रूट 2 नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 24 हमें बता रहा है, अ सर्किट इज अरेंज्ड शोन एज शोन, देन द करंट फ्रॉम ए टू बी इज, ए से बी में करंट, मतलब यहाँ पर क्या करंट होगा वो हमें पता करके बताना है. ठीक है, बताते हैं. इसकी एक टेक्निक है बच्चों,
बैटरी के अक्रॉस लिखो पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है आपस में जुड़े हुए हैं, इसको मैं 0 0 0 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। ये 0 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 5 चाहिए, तो ये हो जाएगा 5। ये 0 है, यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ तो पता नहीं है, तो इसको मान लो v। अब इसकी मेथड क्या है? मेथड है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको नहीं पता हो, जहां पर आपको पोटेंशियल नहीं पता हो, आप उसे v कंसीडर कर लो। अब v को मानो सबसे बड़ा। v को कैसा मानो? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मानने से क्या फायदा होगा कि आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर v 10 से बड़ा है तो डायरेक्शन उधर है, v 10 से छोटा है तो डायरेक्शन इधर है। तो इस तरह से हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, हम v को मानेंगे सबसे बड़ा। अब v को सबसे बड़ा तो मान लिया है, लेकिन अगर v सबसे बड़ा नहीं हुआ तो जिस करंट की डायरेक्शन या जिस करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए उसकी डायरेक्शन पलट देना। ठीक, अगर हमने v को सबसे बड़ा माना है और वो सबसे बड़ा नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई करंट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हम जो डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें उस डायरेक्शन को पलटना है। लेकिन इस मेथड से होता क्या है कि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो v सबसे बड़ा, तो मैंने v से 3 करंट चला दिए, इसको बोल लेता हूँ i1, इसको i2 और इसको i3। और किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट का सम 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्योंकि v सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर i1 को लिख सकते हैं क्या? v माइनस 10/10, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसको मैंने लिखा v माइनस 10/10 प्लस v माइनस 5/15 प्लस v माइनस 0/10 इक्वल टू 0। तो हमें मिला v माइनस 10/10 प्लस v माइनस 5/15 प्लस v/10 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं 30 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3v माइनस 30 प्लस 2v माइनस 10 प्लस 3v इक्वल टू 0। ये टर्म तो चले गए इधर, है ना, ये टर्म इधर चली जाती है। 1 2 3v 6v प्लस 2v 8v इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? -40 इधर आके हो जाएगा 40। ठीक, 8 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो 5 वोल्ट v इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5 वोल्ट। अब v की वैल्यू हमें 5 वोल्ट मिल चुकी है और ये करंट हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पर पोटेंशियल है 5, यहाँ पर है 0, तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर, क्योंकि आंसर्स मिली एम्पियर में दिए हुए 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक को मिली लिखो, एक का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 500 मिली एम्पियर, जिसका आंसर हो जाएगा ए, 500 मिली एम्पियर। ठीक, ए से बी की डायरेक्शन में पूछा था, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर ही करंट आया क्योंकि पोटेंशियल 0 है। अगर ये बी से ए की ओर आता तो हम इसका आंसर -500 टिक करते हैं, लेकिन क्योंकि ए से बी आया है तो +500 मिली एम्पियर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज, प्रेरणिक समय नियतांक है। जब हम एलआर सर्किट की बात करते हैं, है ना, एलआर सर्किट की बात करते हैं, तो करंट इसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। करंट के लिए जो फॉर्मूला मिलता है बच्चों, वो मिलता है I इक्वल टू E/R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT/L, और ये जो मिलता है E/R 1 माइनस e टू द पावर T/L/R माइनस के साथ, तो टाइम और L/R की डायमेंशन सेम होती है, तो ये जो टर्म होती है L/R, इसी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसे, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? L/R। ठीक, L/R will be the correct answer. Question number 26. ठीक, the power in AC circuit is given by P equal to ERMS IRMS cos phi. The value of power factor cos phi in LCR circuit is at resonance. Okay, resonance के समय पूछिए। एक AC परिपथ में शक्ति का व्यंजक, ये बहुत बढ़िया। किसी LCR परिपथ में अनुनाद के समय, है ना, अनुनाद इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अनुनाद में क्या होता है, जो इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा जो है वो न्यूनतम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और करंट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, अनुनाद के समय cos phi का मान है। ठीक है भैया, तो LCR सर्किट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो याद है आपको, यहाँ पर आता है VL,
यहाँ पर आता है VC और यहाँ आता है VR, और करंट तो इसके रेजिस्टेंस के साथ ही चलता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस होता है जिसे रिएक्टेंस बोलते हैं वो होता है XL और ये होता है XC, और रेजोनेंस में XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती है, XL और XC कैंसिल हो जाते हैं, तो जो नेट V है वो इस डायरेक्शन में ही आ जाता है, ठीक, या फिर ऐसा बोल दो जो इंपीडेंस है वो नेट इंपीडेंस इसी डायरेक्शन में आ जाता है करंट के साथ। तो बताओ ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो गया, वो हो जाता है 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो हमसे इसने किसकी वैल्यू पूछी है, cos फाई की वैल्यू पूछी है, तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो चुकी है, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी cos 0, और cos 0 होता है 1, तो इसका सही जवाब होगा 1, ठीक। कई बार बच्चे देखते हैं कि 0 डिग्री हो गया, 0 टिक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ देखो cos फाई की वैल्यू पूछी है, cos फाई पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बेंट इन द शेप शोन इन द फिगर इज। धारावाही चालक तार को अर्धवृत्ताकार भाग और दो लंबे सीधे भागों में चित्र के अनुसार मोड़ा गया है, तब बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है भैया, यहाँ पे वैल्यू पूछिए, तो ये रहा एक स्ट्रेट वायर और इसका एक एंड पॉइंट O के पास है और एक इंफिनिटी पर है। इस वायर से फील्ड ले लो B1, ये लूप है, लूप से फील्ड बोल दो B2, और इस स्ट्रेट वायर से जो फील्ड है ये तो इसी की लाइन में आ गया, तो इससे जो भी फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब B1 और B2 का हमें नेट चाहिए। चलो B1 की वैल्यू लिखते हैं। इनफाइनाइट वायर से जो फील्ड होता है एक एंड के पास वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ठीक। एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट O जो है वो किसी एक एंड के पास है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। डायरेक्शन देखें तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो O पर जो फील्ड होगा वो इस तरह से घूम के बाहर की तरफ आ रहा होगा, करंट थंब की डायरेक्शन में, तो O पर जो फील्ड होगा वो इस तरह से घूम के बाहर आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा मतलब इसके साथ लगाना चाहिए हमें डॉट। अब B2 जो है वो लूप के कारण है, B2 जो फील्ड है वो लूप के कारण है, तो लूप के लिए लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई पाई आई बाय आर, पाई आई बाय आर। और ये डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी आता है डॉट, इसका मतलब दोनों डॉट है, मतलब दोनों का सम कर दो, और अगर दोनों का सम करें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन, आई बाय आर दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन, यहाँ बचेगा पाई और इसमें बचेगा 1, तो पाई प्लस 1 और आंसर होगा डॉट, ठीक। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है पाई प्लस 1 वाला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर पाई प्लस 1, तो सी हो जाएगा आपका सही जवाब, सही समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, for the isolated charged conductor shown in the figure the potential at point A B C and D are VA VB VC VD respectively, then ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू दी, एक विलगित आवेशित चालक जिसे चित्र में दिखाया गया है कि बिंदुओं A B C D पर विद्युत विभव क्रमशः इतना 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 है, तब। अच्छा बच्चों, ये एक कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, किसी भी चालक की सतह पर विभव नियत होता है, तो जितने पॉइंट सरफेस पर है, देखो एक तो डी सरफेस पे दिख रहा है, सी सरफेस पे दिख रहा है, ए सरफेस पे दिख रहा है, तो इन सबका पोटेंशियल तो सेम हो गया, वीए वीसी और वीडी का पोटेंशियल तो सेम हो गया, विभव समान हो गया, और बी दिख रहा है अंदर, और हमें यह भी पता है कि किसी खोखले चालक की सतह पर जितना विभव होता है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर उतना ही विभव होता है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल भी हो गया सेम, मतलब सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो सभी का पोटेंशियल सेम बता रहा हो, ठीक है, वीसी वीडी वीए सबका पोटेंशियल सेम बता रहा है, सही जवाब होगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये बोल रहा है चित्रानुसार एक धारावाही तार और एक धारावाही आयताकार लूप एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं, तब अकॉर्डिंग टू द फिगर शोन अ करंट कैरिंग वायर एंड अ रेक्टेंगुलर लूप आर प्लेस्ड क्लोज टू द ईच अदर, देन ठीक है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन में होता है अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट जब फ्लो होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक। हमने इसको ऐसे याद किया था, मैंने आपको बोला था याद करो, सेम पोल रिपेल ईच अदर, सेम पोल क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन करंट में सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करती है, तो ये वाला वायर इस लूप को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन के कारण इस वाले वायर पर एक रिपल्शन लगेगा,
लेकिन हमें जो पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स के फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय R, मतलब फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और अगर ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वाला फोर्स छोटा और ये वाला बड़ा होगा, और अगर ये बड़ा होगा तो जो नेट है एफ नेट वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और अगर एफ नेट इस डायरेक्शन में आता है तो आंसर होना चाहिए वायर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। हाँ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एक ही बात है। वायर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ रेक्टेंगुलर लूप, यही सही सही जवाब होगा। तार आयताकार लूप की ओर आकर्षित होगा, इसका सही जवाब होगा तार आयताकार लूप की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। 30 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two opposite charges 2 into 10 to the minus 6 coulomb each separated by a distance of 3 centimeter. चार्ज की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6 separated by a distance, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, is placed in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल, ठीक है। तीन वैल्यू देके टॉर्क पूछा इसने। एक विद्युत द्विध्रुव जो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के 2 into 10 to the minus 6 कूलम के आवेशों जो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं हुआ विद्युत द्विध्रुव बनाए, चार्ज की वैल्यू दे दी, डिस्टेंस बता दी, और ये इतने न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण मतलब टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, ठीक। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब क्योंकि ये अधिकतम मान पूछ रहा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। यहाँ देखो मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, तो एक काम करो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं 1। तो टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पी, ठीक। अब पी तो गिवन नहीं है, तो टॉर्क को लिख सकते हैं पी को लिख सकते हैं क्यू इंटू एल इंटू ई, ठीक। और चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the minus 6, लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 into 10 to the power minus 2, और इंटेंसिटी गिवन है 2 into 10 to the power 5, ठीक। तो 2 into 2 4 into 3 12, 12 into 3 minus 8 plus 5 मतलब -3 न्यूटन मीटर, ठीक। 12 into 10 to the minus 3 न्यूटन मीटर, 12 into 10 to the minus 3 न्यूटन मीटर, ठीक। सही जवाब होगा आपका बी, 12 into 10 to the minus 3 न्यूटन मीटर, ठीक। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी लोग बिल्कुल सही सही क्वेश्चन करके आए हो, चेक करते जाओ, सभी क्वेश्चन के सही सही सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं, और अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 31 पर आ जाते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, which of following shows a correct graph between the electric field intensity and the distance from the center? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है भैया, एक समान आवेशित r त्रिज्या के ठोस गोले, ठोस गोले के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठोस गोले के अंदर क्या होता है, ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के समानुपाती होती है, और बाहर की तरफ आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। inside the sphere intensity is directly proportional to r and outside the sphere it is inversely proportional to r square, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 32, the effective resistance in ohm between B and C of letter A containing resistance as shown in the figure, ठीक है। B और C, ये पॉइंट B और ये C है ना, ये B पॉइंट है और ये B और C के बीच में पूछा है, तो देखो 10 उसके बाद एक लूप फिर ये 10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 10 का सीरीज, 10 और 10 का सीरीज हो गया 20, 20 और 10 का पैरेलल, तो 20 into 10 अपॉन 20 प्लस 10, ठीक। तो ये हो गया आपका 20/3, ठीक। अब इस 20/3 के साथ, इस 20/3 के साथ 10 और 10 सीरीज में लगे हुए हैं, तो 20/3 प्लस 10 प्लस 10 ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 30 प्लस 30 80/3, ठीक। 80/3, इसका सही जवाब होगा सी,
80/3। ठीक है बच्चों, ये भी सही किया है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपके सामने, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with plate area A and separation dielectric slab of equal thickness is shown in the figure. The dielectric constants are K1 and K2. The capacitance of this arrangement, इस arrangement का capacitance चाहिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के मध्य की दूरी D है, दो पराविद्युत पदार्थ की पट्टियां क्षेत्र के अनुसार भरी हुई है, इन पट्टियों का पराविद्युतांक K1 और K2 है, इस विन्यास की प्रभावी धारिता होगी। ठीक, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, ऐसे है ना, सीधा कर देता हूं इसको, लेटा हुआ था बैठा दिया। इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन d/2 यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 यहाँ K2 है, ओवरलैपिंग एरिया A है, इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी C2 बोले तो C1 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाय, A तो A ही है, A बाय D/2। ठीक, D/2, और क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है तो इनटू K1, तो इसको लिख सकते हैं 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C2, इसको भी लिखेंगे हम K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, तो D/2, ये हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। और ये दोनों कैसे जुड़े हुए आपस में, सीरीज में, तो सीरीज में है, तो सीरीज में इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर का सीरीज में इक्विवेलेंट होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है भैया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, C2 की वैल्यू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों का अगर सम करें तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D ले लो कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा K1 प्लस K2, है ना, दोनों का सम कर दिया तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में K1 K2, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 D। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 34 पर आ जाते हैं। 34 हमें बोल रहा है, when a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become। ठीक है, ये बोल रहा है जब एक एल्यूमिनियम के तार को कई सांचों में से खींचकर इसके व्यास को मूल व्यास का आधा कर दिया जाता है तब पहले की तुलना में इसका प्रतिरोध हो जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R इक्वल टू रो L बाय, तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर जो एरिया को कम किया है वो डाई में से निकाल के किया है, किसी सांचे में से निकाल के, इसका मतलब ये स्ट्रेचिंग का केस है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सही है, समानुपाती होता है लंबाई के और वित्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब खींच के लंबा किया जाता है, जब स्ट्रेचिंग का केस आता है, रेजिस्टेंस में जब स्ट्रेचिंग का केस आता है, उसे स्ट्रेच किया जाता है, उस केस में R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर हो जाता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और लेंथ के साथ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर यूज करते हैं। तो जब भी स्ट्रेचिंग हो, जब भी वायर को खींच के लंबा किया जाए या डाई से लंबा किया जाए, तब ये वाले फॉर्मूले हमें यूज करना चाहिए। तो अगर मैं एरिया को लिखूं पाई R स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा पाई R टू दी पावर 4, पाई कांस्टेंट है, मैं पाई को हटा देता हूं, ये हो जाएगा R टू दी पावर 4। ठीक, तो रेजिस्टेंस और रेडियस में रिलेशन कैसा मिला, R टू दी पावर 4 का, और रेडियस को कितना कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, ये लिखा है हाफ, रिड्यूस्ड टू हाफ, और अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो जहां R है, क्या मैं वहां R/2 यूज कर सकता हूं, तो 2 टू दी पावर 4 को लिखेंगे 16 और 16 चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स, तो सही जवाब होगा 16 टाइम्स 16 गुना, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। द इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट विल बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तुल्य धारिता चाहिए ए और बी के बीच में, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बनाता हूं मैं, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट चाहिए, तो ए और बी को तो मैंने लिख दिया आपने सामने। ठीक है, ए और बी के बीच में ये दोनों 4 4 जो है, ये दोनों तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तो 4 और 4 ये दोनों बिल्कुल सीधे सीधे ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। अब ए और बी के बीच में ये वाला 4 भी बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है, देखो ए और इसका एक ए से और एक सीधे बी से जुड़ा हुआ है, तो एक 4 और लगा दो। अब ये वाला जो है 4 और 4, ए और बी के बीच में 4 और 4 ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं इस तरह से, एक 4 और ये दूसरा 4, ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ये वाला 4 और ये वाला 4 ए और बी के बीच में। ठीक, तो ये 4 4 4। ठीक, अब हमें पता है कि सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है ना, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 2 आ जाएगा, ये तो 4 है ही, और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी 2 आ जाएगा, और पैरेलल में होता है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम करेंगे तो 4 प्लस 4 8, तो 8 माइक्रोफेरेड इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट होगा 8 माइक्रोफेरेड। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इफ R1 एंड R2 are respectively the filament of resistance of 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then ठीक है, 200 वाट 100 वाट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है तथा दोनों एक समान विभव के लिए बने हैं। ठीक है, एक समान विभव के लिए बने, तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों V इंटू आई, इसमें आई हटा के वोल्टेज वाला फॉर्मूला बना लो, क्योंकि दोनों वोल्टेज के लिए बने, तो आई को लिख सकते हैं V बाय आर, तो पावर को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर, और अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। ठीक, तो एक वो बल्ब है जिसकी पावर 200 वाट है, 200 वाट है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की पावर 100 वाट है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो बताओ अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? 100 वाट वाले का ज्यादा होना चाहिए। पावर कितने टाइम्स कम है? 2 टाइम्स पावर कम है, इसलिए 2 टाइम्स रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा R2 is 2 टाइम्स ऑफ R1। पावर 2 टाइम कम हो गई, रेजिस्टेंस 2 टाइम ज्यादा हो गया। ठीक, R2 is 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 दुगना है R1 का, R2 दुगना है R1 का, या R1 का दुगना R2 है। ठीक, थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, R2 दुगना है R1 का, ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें समझने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। करंट आई एज शोन इन द फिगर इन द सर्किट विल बी, परिपथ में आई का मान है, इस करंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भैया, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं तो ये भी ए है, बीच में कुछ नहीं है तो ये भी ए है, और बीच में कुछ नहीं है तो ये भी ए है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या हो गए? ए। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है तो ए और ए के बीच में कनेक्ट है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। ये रेजिस्टेंस भी ए और ए के बीच में कनेक्ट है, दो सेम पॉइंट के बीच में, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो करंट चलेगा यहाँ सर, वो इस पाथ से चलता हुआ ऐसे चलेगा, इस पाथ से चलता हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस तो बाहर ही हो चुके हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, अलग कलर से यूज कर लेते हैं इसको। ऐसे चलेगा करंट, इस पाथ से चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, और फिर ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब जो रास्ते में रेजिस्टेंस मिला वो सिर्फ 3 ओम था। ठीक, तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? करंट की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध 10/3 एम्पियर, करंट 10/3 एम्पियर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। Consider the situation shown in the figure if the current I in the long straight wire XY is increased at a steady rate। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बढ़ा रहे हैं अपन धीरे धीरे स्टेडी रेट से। The induced current in the loop A and B will be। ठीक है, ये बोल रहा है चित्र में दर्शाई स्थिति की कल्पना कीजिए, यदि लंबी सीधे तार XY में I नियत दर से बढ़ रहा हो तो लूप A व B में प्रेरित धारा की दिशा होगी या धारा की वैल्यू होगी। वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है,
दिशा ही पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में दिशा दिख रही है। दिशा बता देते हैं, दिशा में क्या है, ये लो। जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फ्लेमिंग दादा ने बोला था कि जहां भी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो जाओ और वायर पकड़ लो। क्या बोला था फ्लेमिंग दादा ने कि जाओ और वायर पकड़ लो, और वायर को इस तरह से पकड़ो कि थंब करंट की डायरेक्शन में आए और फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट होती है उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगा बच्चों, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलेगा और यहां पर अंदर जाएगा। तो जहां से बाहर निकलेगा वहां डॉट और जहां अंदर जाएगा वहां क्रॉस आएगा। यहां पर एक लूप रखा हुआ है, अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोड्यूस कर रहा है, तो डॉट बढ़ने लग जाएंगे। क्या होगा, डॉट बढ़ेंगे, और डॉट के बढ़ने का अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड या करंट क्या करेगा, क्रॉस प्रोड्यूस करेगा। और क्रॉस प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो अपने अंदर क्रॉस प्रोड्यूस करता है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो अपने अंदर डॉट प्रोड्यूस करता है। इसको ऐसे याद रखो, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस। जब भी क्लॉकवाइज घूमेगा क्रॉस बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा डॉट बनाएगा। ये कौन बना रहा है, करंट। ठीक, और यहां पर ये डॉट किसने बनाया था, इस करंट ने। ये डॉट बढ़ाने लगा तो प्रेरित विद्युत धारा आ गई, प्रेरित डॉट बढ़ेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो धारा आएगी। और लेंस दादा क्या बोल गए, धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसने उसको उत्पन्न किया है। द करंट विल ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ठीक, तो डॉट का अपोज क्या करेगा, वो क्रॉस बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे लूप था, करंट बढ़ेगा तो इसमें क्रॉस बढ़ने लग जाएंगे, और क्रॉस के बढ़ने का अपोज क्या करेगा, डॉट बनाएगा। डॉट बनाने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। ठीक, तो ए में आएगा क्लॉकवाइज और बी में आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑप्शंस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्लॉकवाइज इन ए एंड एंटी क्लॉकवाइज, पहले ही ऑप्शन सही है भैया, क्लॉकवाइज इन ए एंड एंटी क्लॉकवाइज इन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, हिंदी में दक्षिण और वाम बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A hollow spherical conductor of radius r is given charge q. Work done in moving a charge q from its center to surface. ठीक है, ये बोल रहा है खोखला गोली चालक पर आवेश q है, इस पे q चार्ज है, इसकी रेडियस r है, इसका केंद्र से इसकी सतह तक q आवेश को लाने में सेंटर पे q रख दिया, यहां से सरफेस तक लेकर आ रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब बच्चों सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही सेंटर पे होगा, क्योंकि जब स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसके अंदर सभी पॉइंट पे उतना ही होता है, और जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है किसी क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करने का, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल हॉलो के लिए सेम है, खोखले गोले के लिए, खोखले गोले की सतह पे जो विभव होता है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर वही विभव होता है। ठीक, सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल सेम होता है, और पोटेंशियल सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क भी जीरो, इसका सही जवाब हो जाएगा जीरो। ठीक, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा भाई साहब, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 पर, चलो नेक्स्ट। The distance between the two charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11. तो 25 माइक्रोकुलम 11 नहीं 36, अच्छा 11 सेंटीमीटर तो इनके बीच की डिस्टेंस है। दूसरा है 36 माइक्रोकुलम, तो एक चार्ज यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू द इंटेंसिटी विल बी जीरो। अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दोनों के बीच में कहां पर इंटेंसिटी जीरो होगी, जहां पर फोर्स जीरो होगा, जहां फोर्स जीरो होगा वहां इंटेंसिटी जीरो होगी। 25 माइक्रोकुलम 36 माइक्रोकुलम, दो बिंदु आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 11 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लो इस बिंदु पर शून्य होगी, और ये बिंदु वही होगा जहां पर कुल बल शून्य हो जाएगा, तो यहाँ रख दो क्यू नॉट, पॉजिटिव है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों रिपल्शन अगर बराबर हो गए तो नेट जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो तो इंटेंसिटी जीरो। ठीक, तो मैं मान लेता हूं इसको x, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 11 माइनस x, तो 25 माइक्रोकुलम इस पे फोर्स लगाएगा k, 25 माइक्रो इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, और ये फोर्स लगाएगा इस पे k 36 माइक्रो इंटू क्यू नॉट बाय 11 माइनस एक्स स्क्वायर, k कैंसल।
ठीक है, किए कैंसिल, माइक्रो क्यू नॉट कैंसिल, और दोनों साइड ले लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों साइड ले लिया स्क्वायर रूट, तो 25 का रूट आ गया 5, एक्स स्क्वायर से मिला हमें एक्स, 36 का रूट आ गया 6, और ये मिल गया 11 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर है बच्चों, ये मिल गया 11 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 5x इक्वल टू 6x, तो हमें मिलेगा 55 इक्वल टू 11x, तो x इक्वल टू 5। ठीक, x की वैल्यू मिल जाएगी 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा हो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25? हमने 25 से x कंसीडर किया था, यही 5 आया, ये सही जवाब है। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 41, question number 41. A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follow the path. Show the figure is. ठीक है, धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, चित्र में दिखाई गई रेखाओं में सही बल रेखा है। तो देखो बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्फीयर को रखते हैं तो फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब यहाँ से अगर कोई फील्ड लाइन आ रही होगी तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगी। ठीक, मतलब इसके लिए जो सही फील्ड लाइन होगी वो वही होगी जो हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई दे। सही फील्ड लाइन वही होगी जो हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई दे। क्या इसमें से कोई मैच करती हुई लाइन दिखाई दे रही है? हाँ, ये सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, मतलब फोर्थ, ये वाली लाइन इसके लिए सही हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 42 पर आते हैं। 42, an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge. ठीक है, पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? ये एक पॉइंट चार्ज अगर मैं रखूं तो ये इस तरह से फील्ड जनरेट करेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एक असमान विद्युत क्षेत्र, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों ओर फील्ड लाइन ऐसे निकालेगा। इसमें डायपोल रखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। ठीक, तो क्या होगा, द्विध्रुव पर नेट विद्युत बल अवश्य ही शून्य होगा, विद्युत बल शून्य हो सकता है द्विध्रुव पर। ठीक, टॉर्क और फोर्स की बात कर रहा है, टॉर्क और फोर्स की बात कर रहा है। ठीक, अगर ये टॉर्क और फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स तो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फोर्स क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, अगर मैं डायपोल को इस तरह से रख दूं तो ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो क्योंकि डायरेक्शन कभी भी, क्योंकि डायपोल है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, डायरेक्शन कभी भी सेम हो नहीं पाएगी। सेम नहीं हो पाएगी तो दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे, मतलब फोर्स तो जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन सोचो अगर हम इस डायपोल को ऐसा रख दें, इस तरह से रख दें, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इस केस में, इस डायरेक्शन में एफ नेट तो फील करेगा लेकिन कोई टॉर्क फील नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास से ही होकर जा रहे हैं। ठीक, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहे हैं और डायपोल अगर कभी घूमा तो सेंटर ऑफ मास पे घूमेगा, तो ये डायपोल कभी भी सेंटर ऑफ मास पे घूम नहीं पाएगा। इसका मतलब इस पर टॉर्क जीरो हो सकता है। The net electric force on the dipole must be zero. The net electric force on the dipole may be zero. The torque on the dipole due to field must बोल रहा है इसलिए गलत हो गया। The torque on the dipole due to field may be zero. Yes, correct. D. द्विध्रुव पर क्षेत्र के कारण बल अगुण शून्य हो सकता है, किसी किसी स्थिति में हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 हमें बता रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C1 इज चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ V0 ऑन डिस्कनेक्टिंग विद द बैटरी। इट इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 से कनेक्ट कर दिया, शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन, पहले और बाद की एनर्जी का रेशियो बताना है। एक कैपेसिटर C1 है, V1 पोटेंशियल तक इसको आवेशित किया गया है, बैटरी से विच्छेदित कर दिया, पहले तो इसको चार्ज कर लिया, फिर बैटरी से हटा दिया, फिर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये अपनी एनर्जी C2 को देने लग जाएगा। अब पहले और बाद की एनर्जी का रेशो पूछा है, तो इसकी अभी की एनर्जी क्या होगी बच्चों? इसकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V0 स्क्वायर, ये तो हो गई प्रारंभिक ऊर्जा। अब जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया है तो ये दोनों आपस में चार्ज को एक्सचेंज करेंगे, है ना, आवेश का पुनर्वितरण करेंगे। कब तक? जब तक दोनों एक कॉमन पोटेंशियल V पर ना आ जाए। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल होगा V, इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है C1V1
प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो V इक्वल टू C1, V1 की वैल्यू V0 है और V2 क्योंकि ये डिस्चार्ज था इनिशियली इसलिए V की वैल्यू 0 है, तो ये तो हो गया 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू मिलेगी C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, इस तरह से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी निकालते हैं, तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी होगी हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों की टोटल एनर्जी हो जाएगी आफ्टर कनेक्शन हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर कॉमन और V की वैल्यू रख दो, तो हमें मिलेगा C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल कर देते हैं। अब प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाओं का रेशो पूछ रहा है, प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाओं का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है, हाफ C1 V0 स्क्वायर, फाइनल कितनी है, हाफ C1 स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एक C1 कैंसिल हो जाएगा, V0 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1, C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, देख लो एक बार और चेक कर लेते हैं। स्विच को जोड़ने के पूर्व व बाद में, पूर्व व बाद में, तो पूर्व की ऊर्जा को बाद वाली ऊर्जा से डिवाइड लगा दिया। क्यों, मैंने एक बार और क्यों चेक किया, क्यों मुझे C1 अपॉन C1 प्लस C2 भी दिखा, मतलब इसका उल्टा ऑप्शन भी दिखाई दिया। तो जब भी ऐसा तुम्हें दिखाई देता है तो एक बार और चेक कर लिया करो कि कहीं हमने कुछ उल्टा रेशो तो नहीं कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि ये बोल रहा है पूर्व की और बाद की ऊर्जाओं का रेशो, मतलब इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशो पूछ रहा है, तो ये आ रहा है। अगर फाइनल और इनिशियल में पूछता तो आंसर ये आ जाता, इसलिए मुझे एक बार और चेक करना पड़ा। ऐसा हमेशा किया करो, इससे सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है। ठीक, बाद में बोलते हो ना कि सिली मिस्टेक हो गई थी, 1:2 था, हम तो 2:1 टिक कराए, तो इस तरह के केसेस में चेक कर लेना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। 44 बोल रहा है a current of 2 ampere is flowing in a choke coil। ठीक है, now current is increased by 6 ampere in point 1, मतलब di by dt, करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर, 6 एम्पियर से बढ़ा दिया, 6 एम्पियर से बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू हो गई 8 एम्पियर। ठीक, कितनी देर में बढ़ा दिया इसको, 0.3 सेकेंड्स में बढ़ा दिया। ठीक है, देन द ईएमएफ इंड्यूस इज 30 वोल्ट, तो ईएमएफ आ गया 30 वोल्ट का। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एल पूछा है। ठीक है, एक चोक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.3 सेकंड में 6 एम्पियर से बढ़ा देते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 30 का आ जाता है, तो स्वप्रेरकत्व होगा। तो बच्चों E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, माइनस साइन सिर्फ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए और कुछ भी नहीं। E की वैल्यू है 30, एल हमसे पूछा है करंट 2 से 8 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 8 माइनस 2, कितनी देर में चेंज हुआ, 0.3 सेकंड में। ठीक, तो पॉइंट हटा दो और यहाँ पर एक 10 बढ़ा दो, तो 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 इक्वल टू एल इंटू 8 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों 6, 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, ये कैंसल, 3 से कैंसल 2 टाइम्स, तो एल इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब एल इक्वल टू 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाए 45 नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो इज 1:2। ठीक है भैया, a cell, okay, a cell of EMF 1.5 volt is connected in primary winding। ठीक, सेल कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। आउटपुट वोल्टेज विल बी, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसका घेरा अनुपात 1:2 है, प्राथमिक कुंडली में एक सेल जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है लगाया जाता है, तो निर्गत वोल्ट क्या होगी। देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, स्टेप अप की बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, है ना, दोनों का जो रेशो है 1:2 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और उस प्रेरण होने के लिए ईएमएफ फ्लक्स का बदलना बहुत जरूरी है, फ्लक्स बदलने के लिए करंट की डायरेक्शन का बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल लगा दोगे, है ना, प्राइमरी कॉइल में अगर हम सेल लगा देंगे तो ये तो स्टेडी करंट फ्लो करेगा, और अगर ये स्टेडी करंट फ्लो करेगा तो इससे कभी भी करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, करंट चेंज नहीं होगा, फील्ड चेंज नहीं होगा,
बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बायो सेवर्ट दादा यही तो बोल गए थे। करंट चेंज नहीं होगा तो फील्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर करंट और फील्ड प्रोपोर्शनल है, एक के बदलने के लिए दूसरे का बदलना बहुत जरूरी है। फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। इसलिए इसके कारण कोई भी विद्युत वाहक बल यहाँ पर प्रेरित नहीं होगा, और यहाँ पर जो भी ईएमएफ पूछा गया है वो जीरो आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा जीरो। ठीक है, चलो सारे 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। होपफुली सबने बहुत अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन को देखा होगा, समझा होगा और एनालिसिस किया होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।